नमस्कार दोस्तों। इंडियन म्यूज़िक थ्योरी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि लॉकडाउन पीरियड चल रहा है और आई होप आप सभी की स्टडी बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि अभी आपको सारा टाइम केवल स्टडी के लिए मिल रहा है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ह्यूरिस्टिक मेथड। दोस्तों, ये पेपर फर्स्ट से रिलेटेड है। जैसा कि आप जानते हैं, आपके नेट के 2 पेपर हैं, पेपर फर्स्ट एंड सेकेंड पेपर। और जो फर्स्ट पेपर है उसमें रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। उसी में एक ये टॉपिक मैं जो लाई हूँ वो बच्चों को पढ़ाने से संबंधित है। तो देखते हैं आज इस मेथड के बारे में। इस मेथड के बारे में मैं आपसे पहले एक टेस्ट में चर्चा कर चुकी हूँ और मैंने आपसे कहा भी था कि इस विधि के ऊपर एक अलग से हम वीडियो देखेंगे जिसमें से विस्तार से चर्चा किया जाएगा। तो आज हम इस मेथड पर चर्चा करेंगे। देखिए, ये शिक्षण विधियों के अंतर्गत एक छात्र केंद्रित विधि है। यानी जो टीचिंग मेथड्स हैं उनमें ये एक छात्र केंद्रित, यानी बच्चों पे मेनली ये फोकस रहती है। ये एक ऐसा मेथड है। ह्यूरिस्टिक विधि के जन्मदाता H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग हैं। ये सेंट्रल टेक्निकल कॉलेज, सिटी ऑफ गिल्ड्स, लंदन में रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। यहाँ मैं आपको वही चीज़ें समझाऊंगी जो कि आपको लगता है कि समझाने की ज़रूरत है। बाकी इसका PDF आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेंगे और इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए, इस विधि का केंद्रीय पक्ष ये है कि छात्र जो कुछ भी सीखना चाहता है वह स्वयं प्रयोग करके सीखे और उसकी खोज करे। यानी यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो स्टूडेंट है वो खुद प्रैक्टिकल करेगा। अभी क्या होता है कि हमें क्लास में टीचर आते हैं, बताते हैं, पढ़ाते हैं और पढ़ा के चले जाते हैं। लेकिन इस मेथड में जो स्टूडेंट है उसको खुद से वो प्रैक्टिकल करना है और जो भी उसकी समस्या है उसकी खोज करनी है। प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग कहते हैं कि ये शिक्षण की ऐसी विधि है जिसमें जहाँ तक संभव हो सके छात्रों को एक अनुसंधानकर्ता के रूप में बनना पड़ता है। यानी ये कहते हैं कि जो बच्चा है ना, उसे एक वैज्ञानिक की तरह ट्रीट करो। उसे एक बच्चा समझो ही मत। आप ये मत समझो कि वो उसे हमें हर चीज़ समझानी पड़ेगी, उसे हमें हर चीज़ बतानी पड़ेगी, लिखानी पड़ेगी। नहीं, वो खुद में एक वैज्ञानिक है। उसमें खुद में क्षमता है कि समस्या को खोजे और उसका निष्कर्ष निकाले और समस्या को वो समाधान करे। तो इस विधि में एक तो छात्रों को वैज्ञानिक समझा जाता है। आप यहाँ पे पॉइंट वाइज नोट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने तो यहाँ पूरी लैंग्वेज लिखी है, क्योंकि आप जब तक मैं लैंग्वेज नहीं लिखती तो प्रॉपर तरीके से समझ में नहीं आता, इसलिए। लेकिन आपको समझ के पॉइंट वाइज ही लिखना है ताकि एग्ज़ाम से पहले आप जब उसका रिवीजन करें तो आपको ज़्यादा समय उसमें ना लगे। ठीक है। इस विधि में छात्रों को बताया नहीं जाता और वे स्वयं खोज करते हैं। यानी जो शिक्षक है ना, वो पूरा उस सब कुछ बताता नहीं है कि आपको ये करना है, इसके बाद ये करना है, स्टेप बाय स्टेप आप कुछ नहीं बताता, और जो छात्र हैं वो स्वयं ही उसकी खोज करते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि प्रोसेस ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड। इस विधि का ये जो प्रोसेस क्या है, ये मेथड का प्रोसेस क्या है। आर्मस्ट्रॉन्ग लिखते हैं कि इस विधि में छात्र को एक मुद्रित पृष्ठ दिया जाता है। मुद्रित मतलब छपा हुआ। यहाँ थोड़ी सी हिंदी लैंग्वेज है, तो अगर आपको समझ में नहीं आती है तो मैं आपको बता रही हूँ कि मुद्रित मतलब होता है प्रिंटेड, यानी छपा हुआ एक पेज आपको दिया जाता है जिस पे इंस्ट्रक्शंस लिखे रहते हैं कि छात्र को करना क्या है। छात्र ने जो समस्या चयन की है उस पर प्रयोग करने के लिए कहा जाता है। एक बात यहाँ पे ये है कि छात्र को अपनी समस्या भी खुद ही चयन करनी होती है। यानी उसे टीचर भी ये नहीं बताएगा कि आपकी प्रॉब्लम ये है और इसका आपको समाधान खोजना है। खुद वो जो स्टूडेंट है वही प्रॉब्लम अपनी खोजेगा और उसका समाधान भी वही खोजेगा। छात्र इन निर्देशों को ध्यान में रखकर, यानी उसको जो प्रिंटेड पेज पर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं
वो उनको ध्यान में रखता है कि मुझे इनको ध्यान में रखकर अपना प्रयोग करना है। यदि उसे कोई कठिनाई है तो वह अपने टीचर से पूछ सकता है। तो यहाँ 2 चीज़ हैं, एक तो उसे सीमाओं में भी बाँधा है क्योंकि उसको इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं। जैसे कि आपको किसी शहर में सर्वे करना है, तो इंस्ट्रक्शन होगा कि इस शहर के अंदर ही या उसकी सीमाओं के अंदर या किसी मोहल्ले के अंदर, तो एक एक सीमा बाँध दी। इसी प्रकार इसमें इंस्ट्रक्शंस दे दिए जाते हैं। दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि बच्चा उसको सारी चीज़ें खुद से ही करनी है। अगर उसे कोई भी कहीं भी प्रॉब्लम आती है, कहीं कोई कन्फ्यूज़न होता है, तो वो अपने शिक्षक से, अपने टीचर से पूछने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है। प्रायः छात्र स्वयं निर्देशों के अनुरूप प्रयोग करते हैं, यानी जो उन्हें इंस्ट्रक्शन मिले हैं वैसे तो वो उनके अनुसार ही काम करते हैं और अपनी कॉपी में उसका रिकॉर्ड रखते हैं। यानी अगर मैं कोई सर्वे कर रही हूँ, मैं कोई प्रॉब्लम अपन को सॉल्व कर रही हूँ, तो मुझे क्या क्या फैक्ट्स मिल रहे हैं, तो मुझे उन्हें अपनी कॉपी में लिखना पड़ेगा। अदरवाइज़ मैं उन्हें भूल भी सकती हूँ, या मैं अगर उन्हें नहीं लिखती हूँ तो जब मैं अपना निष्कर्ष तैयार करूँगी तो उसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट्स छूट सकते हैं, इसलिए उसका कॉपी में रिकॉर्ड वो रखते हैं। और प्राप्त निष्कर्षों तथा प्रस्तुत समस्या पर उसके प्रभावों का विवरण भी अपनी प्रेक्षण पुस्तिका पर लिखते रहते हैं। यानी किस जो भी वो सर्वे कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो देख रहे हैं, उससे जो निष्कर्ष उन्हें मिल रहे हैं और उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसका विवरण भी अपनी प्रेक्षण पुस्तिका यानी जिसमें अपनी वो सारी चीज़ें लिख रहे हैं, उसमें वो लिखते रहते हैं। ह्यूरिस्टिक मेथड और सिस्टमैटिक ट्रेनिंग, ये एक बहुत सिस्टमैटिक ट्रेनिंग होती है। यहाँ लिखा है कि वेस्टावे इस प्रणाली के समर्थक थे। वेस्टावे कौन थे? ये भी आर्मस्ट्रॉन्ग की तरह एक वैज्ञानिक थे जो इस प्रणाली को, ह्यूरिस्टिक मेथड को बहुत समर्थन देते हैं। वो कहते हैं कि ह्यूरिस्टिक जो मेथड है ये कार्यविधि में प्रशिक्षण प्रदान करती है। कार्यविधि यानी जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम अगर किसी को दी है उसके सॉल्विंग में ये प्रशिक्षण देती है। इसमें ज्ञान को द्वितीय स्थिति में रखा गया है। द्वितीय स्थिति में क्यों रखा है? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमें एक्स्ट्रा ज्ञान हो और तभी हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ। नहीं, अगर कोई व्यक्ति किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है और उसने प्रॉपर ट्रेनिंग ली है, उसे ट्रेनिंग मिल रही है, तो वो प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व भी कर सकता है। ह्यूरिस्टिक मेथड वास्तव में निर्माणात्मक है, सूचनात्मक नहीं। यानी सूचनात्मक क्या होता है कि अगर टीचर सारी सूचनाएं आपको दे देता है, उसके बाद आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। एक होता है कि आपको कुछ नहीं बताया गया है, आप खुद से उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो ये आप में कुछ गुणों का निर्माण करती है, इसलिए वास्तव में निर्माणात्मक है, सूचनात्मक नहीं है। यदि छात्रों को उत्तम प्रशिक्षण दिया जाए, उत्तम ट्रेनिंग दी जाए, तो इस विधि के द्वारा बालकों में परिश्रम एवं उत्तम आदतों के विकास किया जा सकता है। तो ये लाइन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। यह विधि छात्रों में स्वतंत्र चिंतन एवं निर्णय लेने की शक्ति का विकास करती है। ये तो ऑब्वियसली होगा, क्योंकि जब हम खुद से कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हमारी जो चिंतन शक्ति है, सोचने का दायरा बढ़ता है। हम अलग अलग डायमेंशंस पे जाते हैं कि ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है, इसके ये गुण हो सकते हैं, ये इसके अवगुण हो सकते हैं, ठीक है। हम खुद से निर्णय लेते हैं कि हमें ये करना है। तो छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे स्वयं समस्याओं को ढूंढें, खुद ही देखें कि हमें किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। जस्ट लाइक आप जब रिसर्च करने जाते हैं तो सबसे पहले आपके गाइड या आपके टीचर आपसे पूछते हैं कि आपको किस समस्या को लेना है, किस टॉपिक पर आप रिसर्च करना चाहते हैं। वो डायरेक्टली आप पर कोई भी टॉपिक थोपते नहीं हैं। यही एक बात है कि जहाँ आप फिर अपना दायरा बताते हैं, अपनी सोच को बताते हैं कि मैं इस टॉपिक पर रिसर्च करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो जब हम अपना टॉपिक लेते हैं तो हम उस पर ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर पाते हैं। फिर स्वयं उससे संबंधित सच्चाई का इसमें स्टूडेंट्स अन्वेषण करते हैं,
खुद जाते हैं, खुद उस प्रॉब्लम से रिलेटेड फैक्ट्स को देखते हैं। तो इसमें छात्रों को अपने जो आगामी उनका जीवन है, क्योंकि अभी तो वो इस क्लास में प्रॉब्लम को सॉल्व करके अगली क्लास में प्रमोट हो जाएंगे और आगे अपने जीवन को बढ़ाएंगे, लेकिन इस विधि के द्वारा उन्हें आगे के जीवन के लिए बहुत सहायता मिलती है, ताकि उनके व्यक्तिगत जीवन में भी अगर कोई समस्या आती है तो उसे सॉल्व करने की उसमें क्षमता उत्पन्न होती है। इस प्रणाली के द्वारा छात्रों में वैज्ञानिक अनुशासन या दृष्टिकोण को वास्तविक रूप से सुविधापूर्वक विकसित किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे छात्रों को वैज्ञानिक मान लिया है, तो इसलिए वैज्ञानिक तो वैसे भी बहुत अनुशासन में रहते हैं, इसलिए तब शुरू से ही उनमें एक वैज्ञानिक अनुशासन की प्रवृत्ति आ जाती है। परिश्रम की आदत आती है, निरीक्षण की आदत आती है, क्योंकि देखिए जब हम कोई ऐसा कार्य करते हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला कार्य है, तो हमें तर्क शक्ति का विकास होता है। हम तर्क करने लगते हैं, अच्छा ऐसा है तो ऐसा क्यों, ऐसा नहीं है तो ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो ये तर्क शक्ति का विकास होता है। हम उसका निरीक्षण करते हैं, हम उसका परीक्षण करते हैं, तो ये आदतों का निर्माण होता है। मौलिक चिंतन यानी उनका स्वयं का चिंतन। अभी कोई आपके पास समस्या है, आप अपने आसपास घर वालों से पूछेंगे, अच्छा ये प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं, तो सभी आपके घर वाले अलग अलग सलाह देंगे। ये आपके ऊपर है कि आप खुद उस समस्या पर चिंतन करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, या आप घर वालों की सलाह से काम करेंगे, अच्छा मैं ये कर सकता हूँ। तो देखिए मौलिक चिंतन जो होता है वो हमेशा, यानी आपका जो स्वयं का चिंतन है, जो मौलिक रूप से यानी किसी और द्वारा सोचा नहीं गया है, जो स्वयं आपने सोचा है, तो जो मौलिक चिंतन होता है वो आपने भावी जीवन के लिए यानी आगामी जीवन के लिए गुण विकसित करता है और उपयोगी सिद्ध होता है। प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग लिखते हैं कि ये मेरी केवल राय नहीं है, बल्कि वो विश्वास करते हैं कि जो भी व्यक्ति यानी जिन भी व्यक्तियों ने इस विधि का अध्ययन किया है और इसे प्रयोग किया है, वो जानते हैं कि छोटे जो बच्चे होते हैं उन्हें इस प्रकार का व्यवहार करने में अत्यधिक आनंद मिलता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं, आप उन्हें कोई प्रॉब्लम दीजिए, जैसे कि हम अक्सर गेम खेलते हैं, एक ट्रेज़र हंट टाइप का एक गेम बना दिया और जगह जगह चीज़ें छुपा दी, तो बच्चों को उसे खेलने में इतना मज़ा आता है और वो ढूंढने में बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं कि नहीं मुझे तो ये काम करना है। तो इस तरह से आप उनमें गुणों का विकास ही तो कर रहे हैं। यही इन्होंने कहा है कि जिन्होंने भी इस विधि को प्रयोग किया है वो मानते हैं कि बच्चों को वाकई में इस विधि से बहुत आनंद मिलता है। अब हम यहाँ देख लेते हैं मेरिट्स, इस मेथड के क्या गुण हैं। करके सीखना, यानी छात्र स्वयं करेगा, स्वयं सीखेगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण होगा, उसमें परिश्रम की आदत विकसित होगी। वैज्ञानिक प्रणाली में उसे प्रशिक्षण मिलेगा कि अगर वो आगे जाकर अपना करियर एज अ साइंटिस्ट चूज़ करना चाहता है तो वो उसमें कर सकता है, क्योंकि उसे पहले ही ट्रेनिंग मिल चुकी है। फिर वैयक्तिक ध्यान, यानी स्वयं पर उसका ज़्यादा ध्यान होगा, क्योंकि स्वयं वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, मौलिक चिंतन करेगा और बहुत सारे ऐसे गुणों का उसमें विकास होगा। ज्ञान प्राप्ति में सहयोग मिलेगा और आत्मनिर्भरता होगी। तो ये ऐसे कुछ पॉइंट्स जिसमें सिंपल है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये अवगुण हैं। इसमें देखिए छात्रों को आविष्कारक का दर्जा दिया जाता है। अवगुण इसलिए दिए हैं क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है कि ये ह्यूरिस्टिक मेथड, ये चारों पॉइंट्स में से कौन सा अवगुण है, तो यहाँ छात्रों को आविष्कारक का दर्जा दिया जाता है। हम जानते हैं कि जो बच्चे होते हैं उनकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं होती कि वो स्वतंत्र चिंतन कर सकें, उस समस्या के हर एक डायमेंशन पे विचार कर सकें, लेकिन यहाँ पर उस बच्चे को ही साइंटिस्ट का दर्जा दे देते हैं। तो ये एक अवगुण है। धीमी गति
अनुसंधान या 2 पॉइंट्स हैं। आप धीमी गति यानी बहुत ही धीमी गति से इसमें, ये सेकंड पॉइंट है कि अनुसंधान विधि पर बल, यानी आपको रिसर्च जो मेथड है उस पर बल दिया जाता है। प्रयोगात्मक कार्य यानी प्रैक्टिकल पे बल देते हैं। छोटी कक्षा में अनुपयोगी, क्योंकि छोटे बच्चों को वैसे ही नहीं पता होता कि प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह क्या होता है, तो उनसे ये हम अपेक्षा नहीं कर सकते। शिक्षक प्रशिक्षण की आवश्यकता, यहाँ टीचर्स को भी ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, क्योंकि कई बार उन्हें खुद नहीं पता होता कि हमें कैसे पढ़ाना है या इस मेथड को हमें कैसे अप्लाई करना है। अपव्ययी विधि, इसमें ज़्यादा खर्च होता है। और समस्या निर्धारण की जटिलता, जैसे कि एक क्लास में अगर 30 बच्चे हैं तो 30 प्रॉब्लम्स होनी चाहिए, तो ये एक जटिलता उत्पन्न हो जाती है। ये इस विधि के अवगुण हैं। दोस्तों, ये थी आपकी पूरी ह्यूरिस्टिक मेथड, पूरी ये विधि। आई होप आपको समझ में आई होगी। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। धन्यवाद।